हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं 11th की बायोलॉजी। तो इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो जो बच्चे यहाँ पे हमारे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस साल नीट देने वाले हैं, तो ये इन पैराग्राफ को जो हमारे पास चैप्टर के शुरू में स्टार्टिंग होने वाले पैराग्राफ होते हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि मेजर क्वेश्चन अब की बार भी और लास्ट टाइम भी इसी में से आए थे। देन हम शुरू करते हैं NCERT से। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी जो है वो लिविंग प्रोसेस है एक, उसके ऊपर बेस्ड है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर अमेजिंग डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग स्पीशीज़ मिलती हैं। अर्ली मैन कुड ईजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनएनिमेट मैटर क्या होता है? जैसे कि हवा, आग, नदी, इनको हम बोलते हैं इनएनिमेट मैटर, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ये इनएनिमेट मैटर बोल रहा है। तो ये ऐसी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं शब्दों पे ये क्वेश्चन बना देते हैं। देन हम पढ़ रहे हैं अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर एंड सम अमोंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked। ये इनएनिमेट और एनिमेट के बीच में डिफरेंस बता रही है कि उसके अंदर सेंस होती है, दूसरे के अंदर नहीं होती। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। सोसाइटीज़ विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। ये हमको बता रहा है कि हमारे खुद के व्यू से हम इसके एक लिमिटेड नॉलेज को ही हम आगे प्रोसेस कर पाए हैं। जो अभी तक हमको मिली है वो एक लिमिटेड नॉलेज मिली है। देन सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ेंगे। The biggest spin of such studies was the recognition and sharing of similarity among living organisms, both vertically and horizontally। इसके अंदर क्या है कि ये सिमिलैरिटीज़ पे बेस है, हॉरिजॉन्टली सिमिलैरिटी है कोई या फिर वर्टिकली है, उसके ऊपर बेस्ड है। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज ए रिवेलेशन विच हेम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है, उसकी कल्चरल मूवमेंट क्या है, उसका कंजर्वेशन क्या है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट ए डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स फ्रॉम ए टेक्सोनोमिस्ट परस्पेक्टिव। टेक्सोनोमी के परस्पेक्टिव से हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स का। देन अब हम आगे आते हैं, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है नीट के परस्पेक्टिव से। देन ये चैप्टर का जो हमारे पास है ऑथर अर्नेस्ट मेयर, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट मेयर इनका नाम था। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इसको हम द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब जो उस टाइम के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है उनमें से एक हैं। मेयर जॉइंट हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953। 1953 में इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी को ज्वाइन किया था आर्ट्स एंड साइंस में, एंड रिटायर्ड हो गए थे ये 1975 में, एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। इनको टाइटल मिला था अलेक्जेंडर के नाम से। देन हम पढ़ते हैं थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर हिज रिसर्च स्पेंड ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। इन सब के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। ये इन्होंने सिर्फ अकेले ने इतना बड़ा काम किया था कि ये स्पीशीज़ के बारे में स्टडी की थी, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में हमें बताया। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species। Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, जो इनको 3 प्राइज़ मिले थे।
जिसमें पहला था द बाल्जन प्राइज़ इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज़ इन 1999 एंड मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ईयर था 2004। अब आते हैं हम चैप्टर पे, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से हम क्या समझते हैं? लिविंग, जो सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम लिविंग बोल देते हैं। इसके बारे में प्रॉपर हम पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, कैसे हम किसी को कह सकते हैं कि ये लिविंग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन आ जाते हैं हम चैप्टर पे, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना अच्छा है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, बहुत अमेजिंग है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस। तो ऐसी ऐसी जगह पे हमको लिविंग थिंग्स मिल रही हैं जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन नहीं रह सकता। कोल्ड माउंटेन्स हो गए, जैसे ओशंस में हमको लिविंग थिंग्स मिल रही हैं, इसकी वजह से हम स्पीचलेस हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर। द इकोलॉजिकल conflict, the cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. लाइफ के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि क्या है लाइफ? This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to that living is opposed to the non-living, कि जो एक लिविंग है वो बिल्कुल अपोजिट है नॉन लिविंग के। एंड द सेकेंड इज़ ए फिलोसॉफिकल वन, द सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज़ ऑफ ए लाइफ, लाइफ का पर्पज़ क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। मतलब दूसरे क्वेश्चन को तो हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम व्हाट इज़ लिविंग को ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे। देन आ जाता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। बीट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें सब लिविंग है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई एंड दे आर ऑल अराउंड यू। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम अपनी आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase obviously. If you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. अगर हम हमारे आसपास देखते हैं, फॉरेस्ट में देखते हैं, तो हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। Each different kind of plant, animals or organisms that you see रिप्रेजेंट ए स्पीशीज़। जो भी हम एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो अपनी एक अलग स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करता है। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू डाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। टोटली अभी तक 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीशीज़ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं अर्थ के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा नंबर है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यू बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर हम नई जगह पे या फिर इवन पुरानी जगह पे भी देखते हैं तो भी हम और ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। एज नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. मतलब एक कंट्री के अंदर ही एक ही प्लांट को या एनिमल को अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। लोकल नेम्स से अलग अलग लोकल नेम्स को वहाँ पर दे सकते हैं उनको। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and mean to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अगर आप और मैं किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग नाम लेके बात करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उसी चीज़ को बता रहा है। हैंस देयर इज नीड स्टैंडर्डाइज द नेमिंग
of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. इसके अंदर ये हमको बता रहा है कि हमें किसी भी एक स्टैंडर्डाइज नाम, एक स्टैंडर्डाइज यूनिट रखनी पड़ेगी कि इसको हम इस नाम से ही बुलाएंगे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसको सिर्फ एक ही नाम से बुलाया जाएगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, कि उसको किसी भी चीज़ को एक नाम दे देना. देन हम आगे पढ़ते हैं. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to that organism the name is attached to. This is identification. और हम किसी भी प्लांट या एनिमल को जब भी नाम दे सकते हैं जब हम उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे. देन पूरे उसके करेक्टर्स हमें पता हो, सब कुछ उसके बारे में पता हो, देन ही हम उसका अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. कि आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हमारा नोमेनक्लेचर आता है. पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसको नाम देंगे. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेबलाइज्ड प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म. एक साइंटिफिक प्रोसेस इन्होंने दी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने के लिए. दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. मतलब जो प्लांट्स है उनको नाम देने के लिए इन्होंने एक अलग से सोसाइटी बना रखी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. जितने भी प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं, उनको नाम देगा ICBN. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. एनिमल्स को कौन नाम दे रहा है? तो इन्होंने फिर उसके लिए भी एक अलग सोसाइटी बना रखी है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं ICZN. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. ये क्या करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम दिया गया हो. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. और जो एक नाम हम इसको दे रहे हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना किया गया हो. देन आगे आ जाता है बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हमारा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनता है, जिसमें पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है और दूसरा होता है स्पीशीज़. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस ने हमको दिया था, इज़ बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2-word फॉर्मेट was found convenient. Let us take the example of mango. To understand the way of providing scientific names better, the scientific name of mango is written as Mangifera indica. अब जैसे हम साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है मैंगो का, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा एक जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है. लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बाइनोमियल नेम. In this name, Mangifera represent the genus, while Indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. जब भी कोई चीज़ को, किसी भी प्लांट्स को, एनिमल्स को उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो यूनिवर्सली कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. वो रूल्स इन्होंने हमको दिए हैं. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स. लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया ये, और इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, विल द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. पहला जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है. बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर ये प्रिंटेड होंगे तो इसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, विल द स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर. फर्स्ट वर्ड जीनस में फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल लेटर लिखते हैं और स्पीशीज़ का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से लिखते हैं. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. Name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form.
जो हमारा ऑथर होगा, नेम ऑफ द ऑथर, वो आखिरी में एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब हाफ लिख के फिर हम डॉट लगा देते हैं, उसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसको लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था, देन हमने इसका लिखा LINN लिख के लिन। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make the possible. This process is classification. अब इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं उन सबको पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, एक प्रोसेस का यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या किया, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेस्ड पे इनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? अगर आपको बोलते हैं कि आप एक डॉग के बारे में सोचो तो आपके अंदर क्या इमेज बनती है, आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनती है? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. अगर आपको डॉग के बारे में सोचने के लिए बोला गया तो आप डॉग ही सोचोगे, कैट तो नहीं सोचोगे। Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. Mammals, you would, of course, think of animals with external ears, body hairs. जैसे आपको बोला जाता है कि आप मैमल्स के बारे में सोचो तो आप ऑब्वियसली मैमल्स के बारे में सोचोगे, उनके एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है, बॉडी हेयर प्रेजेंट है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वेट, द पिक्चर इन इच आवर माइंड्स विल बी ऑफ वेट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस एंड एनी अदर प्लांट। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. अब हम इसमें आगे टैक्सोन, टैक्सा, वही जितना भी कुछ यहाँ पे अर्थ पे अवेलेबल है, जैसे कि मैमल्स, वेट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जैसे जैसे इनको डिवाइड किया उसको हमने बोल दिया टैक्सा, कि अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे। देन हम आ जाते हैं प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, वेट इज ऑल्सो ए टैक्सा, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ऑल टैक्सा। बट यू नो दैट डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंटेड taxa at different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. जैसे हमने अलग अलग इसको टैक्सा में बांटा है, अलग अलग रैंक इनको दे दी, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have also been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use in early days. Human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. अब टैक्सोनॉमी के अंदर हम कैसे क्या पढ़ रहे हैं वो बता रही है हमको, कि जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है कि मैं इस चीज़ के बारे में और जानूँ और मुझे पता हो। तो उस चीज़ के बेस पे हमने टैक्सोनॉमी बनाई है, ताकि ह्यूमन को हर चीज़ को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत ना हो। वो क्लासिफिकेशन करके एक ही पार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक ही बार में पढ़ सकता है, एक ही बार में सारी नॉलेज गेन कर सकता है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। अब ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग को सिर्फ ये नहीं जानना कि भाई कौन सा प्लांट्स है, कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सी डाइवर्सिटी है, वो इनके बारे में बीच में रिलेशनशिप भी जानना चाह रहे हैं कि भाई ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर रही है।
देन उसके लिए हमने एक वर्ड दिया सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन है लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो लीनियस था उसने अपनी एक पब्लिकेशन निकाली थी, एक बुक निकाली थी, जिसको नाम दिया था इसने सिस्टमा नेचर। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो सिस्टमा है उसके अंदर इंक्लूड किया था क्लास आइडेंटिफिकेशन को, नोमेनक्लेचर को, क्लासिफिकेशन को, इन सब के अंदर। देन है सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जो सिस्टमैटिक्स है ये हमको बता रही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, कि दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमको बता रही है। देन हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जिसको हम रैंक और कैटेगरी बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो पूरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसके प्रॉपर कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब सारी कैटेगरी मिल जाती हैं तो उसको हम बोल देते हैं हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। अब इसको हम टैक्सोन बोलते हैं। देन है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. इसके अंदर बस हमको यही बताया है कि जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसमें कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं। जैसे हमने कॉमन फीचर को लेके बात करी कि लगभग सभी इंसेक्ट्स के 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसने हमको बताया कि भाई कैसे हम कैटेगरीज को, रैंक्स को और टैक्सोन को प्रॉपर प्रोसेस में करते हुए आ रहे हैं पीछे से। देन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीज़न। अब इसके अंदर क्या है कि जो फाइलम है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, और जो डिवीज़न है वो प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. जो कोई भी organism है उसको हम various categories के अंदर कैसे बांट सकते हैं? Now the question you may ask how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब तक हम उनको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन हम आ जाते हैं इसके अंदर स्पीशीज़ पे। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीशीज़। जो स्पीशीज है वो हमारा फंडामेंटल पॉइंट हो जाता है किसी भी क्लासिफिकेशन का। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम को हम पोटैटो को बोलते हैं, लायोन को हम बोलते हैं पैंथरा लियो। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। अलग अलग स्पीशीज को डिनोट कर रहा है। विल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा आर जेनरा रिप्रेजेंट another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet represent different organisms but having morphological similarities.
मतलब कि अलग अलग स्पीशीज़ को डिनोट कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हो वो उसमें प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल पैंथरा हैज़ अनदर स्पीशीज़ एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक निग्रम। जो पैंथरा है उसके लिए भी हमारे पास एक अलग स्पीशीज़ भी है, टिग्रिस बोलते हैं हम जिसको, और सोलेनम है उसके लिए भी हमारे पास अलग स्पीशीज़ है जैसे कि निग्रम। आगे एक और स्पीशीज़ है सोलेनम के लिए, मेलोनगेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज़ सैपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। जो ह्यूमन है उसको हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। होमो जीनस होता है एंड देन स्पीशीज़ होती है सैपियंस। द साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बींग इज रिटर्न एज होमो सैपियंस। देन हम आ जाते हैं जीनस पे। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum. Lion, leopard, tiger, इन सब का सेम जेनरा प्रेजेंट होता है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट होती है विद सेवरल कॉमन फीचर्स एंड ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट्स. तो जीनस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जीनस बिल्कुल सेम है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट होती है. देन हम आ जाते हैं फैमिली पे. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टाइल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज. जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं हमारी सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं. ठीक है. फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स of plant species. Among plants, for examples, 3 different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in the family Solanaceae. तीनों को हम Solanaceae family के अंदर रखते हैं. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard, तीनों को हम same genus के अंदर रख रहे थे. is put along with genus Felis in the family Felis. cats को Felis के अंदर include करते हैं. family होती है इसकी Felidae. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. जो cats है उसको हम Felidae के अंदर रखते हैं and dogs को हम Canidae के अंदर रखते हैं. Then है order. You have seen earlier the categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomy category are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category, जो order है वो हमारी एक higher category है as compared to genus species, is the assemblage of families which exhibit a few similar character. बहुत कम similar characters इसके अंदर present होते हैं. The similar characters are less in number as compared to different genera included in family. Genera, family, species इन सबसे बहुत कम similar character इसमें present होते हैं. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Then आ गया हमारे पास class. This category includes related orders. Related orders जो होते हैं उसको हम class के अंदर include करते हैं. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia. मैमेलिया क्लास के अंदर ये सब मंकी, गोरिल्ला, गिबन सबको एक साथ रखा जाता है अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो. देन आ जाते हैं फाइलम. क्लास इज कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the higher category called phylum. इन सबको मिला के एक हायर कैटेगरी बनी है फाइलम. All this based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. Dorsal hollow neural system इसके अंदर present होता है. Based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम कोर्डेट्स के अंदर, कोर्डाटा के अंदर रखते हैं. इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. तो जिसके अंदर मतलब प्लांट्स को हम रखते हैं डिवीज़न के अंदर जो एक हायर कैटेगरी है. देन हम आ जाते हैं किंगडम पे.
All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. जो इतने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन सबको हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखते हैं. इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट द कंप्राइज ऑफ ऑल प्लांट्स वेरियस डिवीजन. जितने भी प्लांट्स अवेलेबल है उन सबको हम प्लांटी के अंदर रखते हैं. देन we will refer to these two groups as animal and plants kingdom. The taxonomic category from the species to kingdom have been shown in ascending order starts the species in figure 1.1. 1.1 के अंदर हमने क्या देखा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब इस पूरी टेबल को याद करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे कि किंगडम कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली गेट सिक. कीप किंगडम, पोर्ट फाइलम, क्लीन क्लास और ऑर्डर फैमिली फैमिली, गेट जीनस, सिक स्पीशीज़. कि अगर आप की पोर्ट क्लीन, अगर आप उसको साफ़ नहीं रखते हो पोर्ट को, तो आपकी फैमिली बीमार हो सकती है. तो ये एक अच्छी ट्रिक है कि आप इसको टेबल को अच्छे से याद कर सकते हो. देन हम पढ़ रहे थे, look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that are members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence the problem of classification becomes more complex. Indicates 1.1 indicates the taxonomic category to which some common characters organisms like housefly, man, mango, weed belong. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है ह्यूमन का? होमो सैपियंस. देन जीनस है इसके अंदर होमो, फैमिली है होमिनिडाई, ऑर्डर है प्रीमेटा, क्लास है मेमेलिया एंड फाइलम डिवीजन है कोर्डाटा. देन आ जाता है हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मस्किडाई, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा. देन है मैंगो, बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, क्लास मैंगीफेरा, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डिसेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलेडोन, फाइलम है एंजियोस्पर्म डिवीजन. देन है कॉमन नेम है वेट, बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकॉर्डिलिडेनी एंड डिवीज़न है एंजियोस्पर्म. देन इसकी समरी आ जाती है. समरी को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड देन इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाते हैं. अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने 11th की थी तो मुझे चाहिए होता था कि भाई कोई ऐसा हो जो मुझे इस पूरे चैप्टर का कोई एक निचोड़ निकाल के 10 मिनट के अंदर बता दे कि इस चैप्टर के अंदर ये है और ये चीज़ मेन है, ये पढ़ना है. तो अगर किसी को वैसी वाली वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना, उसके लिए वैसी वाली वीडियो भी बनाएंगी. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली ना मेरे टाइम पे, वो मैं सामने वालों को दे सकूँ, जिसके लिए उनके लिए पढ़ना आसान हो सके. बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना. इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे है, देन मैं भी उसको ठीक कर सकूँ. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.